यूनिट नंबर 4 थी हमारी और चैप्टर 12 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 है अल्टरनेटिव करंट। सबसे खास बात यह है, अब तक जितनी भी धाराएं पढ़ी ना, सब आपने डीसी पढ़ी, यानी कि डायरेक्ट करंट पढ़ी है आपने, दिष्ट धारा पढ़ी है। अभी तक जो पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। एसी नहीं पढ़ी है अभी तक तुमने, अब पढ़ोगे एसी। तो एसी क्या? अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। देखो डीसी, डीसी होती है हमारी डायरेक्ट करंट, करंट, और हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। समझ में आ रही बातें? दूसरा एसी, अल्टरनेटिव करंट, लिखवा दी यहाँ पर, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। चलो ये तो ऊपर लिखी रखी है हमने, प्रत्यावर्ती धारा। सही है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब ये होती क्या है सुनो, जो एसी होती है ना, एसी वो एक ऐसी चीज है, एसी जो है अल्टरनेटिव करंट, शॉर्ट में लिखूंगा एसी। इधर को हमने ले लिया टाइम और इधर को ले लिया हमने इसका परिमाण, आयाम बोल देते हैं इसे। तो जो एसी होती है वो टाइम के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करती है, उसे बोलते हैं एसी। जो समय के साथ बदलती रहे, जो समय के साथ बदलती रहे उसे बोलते हैं एसी। देखो ऐसे चलती है एसीजी मशीन की तरह, यह सांप चलक रहा है इस टाइप से, ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये ऐसा है। ठीक है, इस टाइप से चलेगी। तो एसी क्या होती है? जो समय के साथ अपनी स्थिति या परिमाण बदल देता हो। ठीक है, एसी क्या होता है? जो परिमाण बदल देती हो अपनी, कभी प्लस कभी माइनस। देखो ऊपर की ओर चलोगे तो प्लस का, नीचे की ओर चलोगे तो माइनस का। ठीक है, और आपने देखा भी होगा एसी जो होती है प्लस माइनस करती है। पर अब तुम क्या होगे, सर एसी चलती है तो घरों में ऐसे ही बल्ब जलना चाहिए, बुझना चाहिए। मान लो प्लस आया तो जली, जीरो पे खत्म, और माइनस पे तो लेनी चाहिए, प्लस माइनस हो रही, जलना बुझना दिखना चाहिए। नहीं, जो कोई चीज अगर चक्कर काट रही है, ऐसे चक्कर काट रही है ना, ये देखो ऐसे एक और ये पूरा एक चक्कर हुआ ना, हाफ और हाफ, पूरा एक चक्कर हुआ। तो जो एसी होती है अल्टरनेटिव करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा, वो 1 सेकंड में 50 चक्कर काटती है। 1 सेकंड में 50 चक्कर, 50 बार ऊपर 50 बार नीचे, तो एक अप और एक डाउन को मिलाकर एक चक्कर बैठता है। तो 1 सेकंड में 50 बार तो ऊपर जाती है और 50 बार नीचे जाती है, तो कितने चक्कर हो गए हमारे? 50। इट मीन्स जो एसी है सामान्य घरों में भारत में जितनी भी होती है, कितनी होती है उसकी हर्ट्ज कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कितनी होती है हमारी? 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज का मतलब क्या है, ये तो हर कोई बता देगा। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या समझा सकते हो कि एसी 1 सेकंड में 50 चक्कर काटती है, 50 बार बुझती है, 50 बार जलती है। आपने पहले सुना भी होगा, गांव वाले कह देते हैं कि ये बल्ब जल ही नहीं रहा, जल रहा बुझ रहा, 1 सेकंड में 100 बार जल रहा बुझ रहा। 100 बार जल रहा बुझ रहा गलत है, 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है। ठीक है, एसी वो है जो समय के साथ बदलती हो। अब हमें क्यों नहीं दिखाई देती सर ये? हमें इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो 1 सेकंड का 16वां भाग देख सकती हैं, बस 1 सेकंड का 16वां भाग। हमारी आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए जलती हुई नहीं दिखाई देती। आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है अब इसलिए, जबकि जल रहा बुझ रहा दोनों हो रहा है। समझ आ गई बातें? अब आगे, तो एसी होगी जो समय के साथ अपनी दिशा और परिमाण दोनों बदल देती हो। ठीक है, और डीसी, डीसी क्या होती है? देखो डीसी कुछ ऐसी होती है कि एक बार चलेगी ऐसे और चलती चलती जब गिरेगी ना तुरंत गिर जाएगी, बस खत्म, फिर नहीं उठती हो। आपने पहले देखा हो घेर वगैरह में छोटी सी बैटरी ले जाते थे 15 वोल्ट की, है ना, और सॉरी 15 वोल्ट कह रहा, 12 वोल्ट की 15 प्लेट की, और जाके CFL लगा देते थे। और जब डाउन होगी तो फिर खूब चिमटी को हिलाओ जाओ, पर डाउन ही होगी, अब नहीं चलने की। जबकि एसी कम आ गई, 200 वोल्ट आ रही, कम पे चल रही, 250 आ रही 250 पे चल रही, 220 आ रही 200 पे चल रही, 180 आ रही 180 पे चल रही। डीसी एक बार डाउन हो जाएगी तो गिर जाएगी, जो समय के साथ अपनी दिशा ना बदलती हो। ठीक है, वो है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट चलती रहे। ठीक है, और एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। देखो एक एक्स पॉइंट है, एक वाई पॉइंट है। अगर वो एक्स से वाई भी जा रही है और वाई से एक्स भी आ रही, तो ये क्या होगी? एसी। एक्स टू वाई भी जा रही, वाई टू एक्स भी, दिशा नहीं बदल रही, कभी तो एक्स से वाई जा रही, कभी वाई से एक्स आ रही। और जबकि एक्स टू वाई जाए बस, वाई से एक्स ना आए, वो होगी डीसी, एक ही दिशा में जाती रहेगी। समझ आ गई बातें? तो
अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि एसी क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। और एक चीज ध्यान रखना, अभी तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा आपने, डीसी पढ़ा, तो अब पढ़ोगे आप अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा एसी। तो एसी की परिभाषा लिखना हमें। अब एसी के लिए करंट और वोल्टेज दो चीज देखी जाएगी। तो जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये हम आगे प्रूफ कराएंगे, कहाँ से आई है आगे प्रूफ कराएंगे, ठीक है, आगे चैप्टर में। अब जो I है, I0 है, साइन है, ओमेगा टी है, ये क्या है धारा के लिए, परिभाषा भी लिखवाऊंगा मैं इनकी, एक मिनट रुकना। जो I है वेयर, जो I है उसे हम IRMS बोलते हैं, MS, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देखो आई ही IRMS होता है, रूट मीन स्क्वायर, रूट वर्ग मीन्स माध्य, स्क्वायर माध्य और मूल, ठीक है, रूट मीन्स स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर होता है हमारा वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। सर I0 क्या है, I0 होता है धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। कैसे जी, ये समझाओ थोड़ा सा, मैं बड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ऐसे इस टाइप से जाती है हमारी एसी, टाइम इधर की ओर जा रहा, टाइम के साथ बदलती जाए ना, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। तो ये जो पीक पॉइंट होता है देखो ये वाला, ये होता है हमारा I0, ये होता है I0 शिखर मान, अधिकतम मान, धारा का शिखर मान या अधिकतम मान। ओमेगा और टी क्या है जी, देखो टी तो समय है, टी तो हमारा समय है, ठीक है, और जाहिर सी बात है भाई साहब ये गोल गोल घूम रही, तो कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है तो कोणीय वेग बोलते हैं उसे। तो ओमेगा होता है हमारा कोणीय वेग। मिस्टर दानिश, कोणीय वेग का फॉर्मूला आवृत्ति के पदों में, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई एफ होता है हमारा, 2 पाई कांस्टेंट है, एफ क्या है हमारी आवृत्ति, वेयर एफ क्या है हमारी आवृत्ति, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं बार बार। एक सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं, एक चक्कर काटने में लगे समय को आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक कागज। आई क्या है हमारा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसे हम आई भी बोल सकते हैं। I0 क्या है, धारा का शिखर मान, ये अधिकतम मान, टी क्या है समय, ओमेगा क्या है कोणीय वेग, और एफ क्या है आवृत्ति। तो ये भी तो बन सकता है, I इक्वल टू I0 साइन 2 पाई एफ इंटू में टी, देखियो बन सकेगा क्या, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रखने पे, ये भी तो फॉर्मूला बन सकता है। सर ये बताओ यो क्या आफत है, देखो इसे क्या बोलते हैं हम, कोण। ये मैं तुम्हें बताऊंगा कहां से आया। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोणीय वेग का, कोणीय वेग ओमेगा, और वो होता है कोण बटे समय, कोण थीटा और बटे में समय, समय होता है टी, ओमेगा एज इट इज थीटा कोण में टी, तो थीटा इक्वल टू क्या बन गया ओमेगा इंटू टी। आपने तो पढ़ा होगा सर जी जो साइन थीटा हो, थीटा की जगह कहां से ओमेगा टी आएगा, तो भाई साहब यहां से आया है थीटा, थीटा के पहले इस पर ओमेगा टी, और इसे बोलते हैं कोण यानी कि कला। क्या बोलते हैं इसे, कला यानी कि फेज। फेज तो समझते हो, कला जैसे कि चाल होगी आपकी, मान लो जैसे आप किसी भी चाल से चल रहे कि ऐसे चले भाई, फिर उसका छोटा बच्चा बिल्कुल इसी की तरह, इसकी चाल तो बिल्कुल अपने पप्पू पे गई भाई, तो कला, कला होती है वो, क्या बोलते हैं उसे, कला बोलते हैं उसको। तो इसका पूरे का नाम क्या है हमारा, इसका नाम कला, या इंग्लिश में बोलते हैं फेज। जिसे क्या होता है ना, टू फेस आ रही, टू फेस नहीं होता वो, फेज हो वो, टू फेज मारी या वन फेज मारी करंट कहते नहीं फिरते, और टू फेस लाइट आ गई भाई, टू फेस नहीं होता, फेस तो चेहरा हो कि दो चेहरे वाली आ गई, नहीं, टू फेज होता है वो सही है, ये कहानी है थोड़ी सी।
समझ आ गया क्या क्या कहानी है? मैंने सब डिफाइन कर दिया। तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। आई हमारा धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, I0 हमारा शिखर मान है, ये अधिकतम मान। साइन तो आपके पास यही है, और ओमेगा टी क्या होती है? कला होती है। वैसे अगर ओमेगा की बात करें तो कोणीय वेग, टी होती है समय, और ओमेगा का फॉर्मूला आवृत्ति के पदों में 2πf होता है, तो हम इसकी जगह 2πf भी रख सकते हैं। बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा ये ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या होता है? कला होती है, फेज होती है, और कला में जैसे ही अंतर आएगा तो फर्क पड़ेगा। अभी फिलहाल सेम है, ठीक है। ये थी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा आई है, ये तो आई के लिए बनाया आपने डायग्राम। दूसरा होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती विभव या वोल्टेज, वोल्टेज तो वो क्या बन जाएगा? अल्टरनेटिव वोल्टेज एवी। सेम डायग्राम बनेगा उसका, थ्योरी में दोनों के भी साथ ही बोल लूंगा, सेम ऐसे डायग्राम, ठीक है। यहां पे आई की जगह आ जाएगा V0, टाइम जू का तू रहेगा, ठीक है, और बस यहां बन जाएगा V। इसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए बताओ जब सेम बना तो? V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। सेम रहती है बेटे यहाँ पर, बस V के नाम बदल जाएंगे। V का नाम क्या बन जाएगा? V का बनेगा जैसे इसका था क्या, वोल्टेज का, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, और औसत विभव भी इसे बोलते हैं। चाहे V को VRMS बोल दो, आएगा आगे VRMS भी। और V0 क्या होगा? वोल्टेज का शिखर मान, शिखर या अधिकतम, अधिकतम चोटी, अधिकतम मान, चोटी बोलते हैं शिखर को, अधिकतम मान, ठीक है। तो पहली हेडिंग लगानी, फटाफट लगाइए, प्रत्यावर्ती धारा। और पहले परिभाषा लिख लो, फिर ये सब नोट करना। लिखो, वह धारा, प्रत्यावर्ती धारा में लिखना, लिखेंगे थोड़ा स्पीड से। वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा, जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ, समय के साथ बदलती रहे, समय के साथ बदलती रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे देखो, ये यहां से लेके यहां तक गया, फिर बदल गया, फिर कुछ समय बाद फिर से वापस आया ना, फिर ऐसे चला। तो जितना समय यहां से यहां तक लगे, इतने समय यहां से यहां तक लगे, जितना समय यहां से यहां तक लगे, इतने समय यहां से यहां तक लगता है। तो हम क्या लिखेंगे? तथा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, तथा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसकी, निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसकी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होती है दोहराव, दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति, या ब्रैकेट में लिख सकते हो दोहराव, दोहराना, बार बार, यानी कि ऐसी आती रहती है, प्रक्रम जारी रहता है, ये बोल सकते हो आप, पुनरावृत्ति होती हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। हो गया? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, सही है। अब सुनना है यहां पर, अब इसका आप डायग्राम बनाओगे, यो समीकरण लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हेडिंग लगाओगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। सुन लेना एक मिनट, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, फिर इसका डायग्राम, फिर इसकी समीकरण, और साइड में सारे लिख लेना क्या क्या है ये, ठीक है, वेयर करके। इसकी परिभाषा क्या बनाओगे? जहां जहां धारा लगी ना, वहां वहां वोल्टेज लगाना, और कुछ नहीं करना आपको। वह वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ बदलते रहता है तथा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति करता हो, दोहराव करता हो, उसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। धारा की जगह वोल्टेज लगाना, कर लीजिए नोट इसे। देखो अब कुछ ना छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ध्यान देना उसे। धारा के शिखर मान
तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध। पहला तो वो होता है भाई साहब I0 इक्वल टू √2 IRMS। देखो आपको पता है धारा का शिखर मान क्या होता है बेटे I0, वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है हमारा IRMS। इसमें संबंध है I0 बराबर √2 IRMS, संबंध याद रखना आपको, ठीक है। I0 इक्वल टू √2 IRMS। दूसरा सेम जैसे ही लिखा ना ऐसे ही धारा की जगह क्या आ जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज के शिखर मान यानी कि V0 अधिकतम मान भी बोलते हैं, तथा VRMS लिख दो शॉर्ट में, VRMS में संबंध। सेम आएगा बेटे जैसे ये तो जब समीकरण सेम आई इनकी तो ये भी ऐसे होगा V0 इक्वल टू √2 VRMS, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट आधे चक्र के लिए, आधे चक्र के लिए, आधा चक्र तो समझते हो हाफ, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, बस हाफ, तब बनेगा फर्स्ट पॉइंट इसका I इक्वल टू π/2 IRMS I0 सॉरी, और सेकंड V इक्वल टू बनेगा V0 इक्वल टू π/2 VRMS है। ये इनके टॉपिक हैं, ये याद रखने हैं आपको। दोबारा सुने, धारा के शिखर मान I0 और धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS में संबंध, तो वो होता है I0 इक्वल टू √2 IRMS। वोल्टेज में भी सेम V0 इक्वल टू √2 VRMS। आधे चक्र की बात करें तो I0 बराबर π/2 IRMS और V0 इक्वल टू π/2 IRMS हो गया। अब समझेंगे क्या रुकावट क्या होती है। तीन चीजें पढ़ी थी हमने, मैं तीनों चीजों को डिफाइन सा बता रहा, मतलब एक तरह से अंतर के रूप में बता रहा। सबसे पहले पढ़ के आया प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और उसे किससे प्रेजेंट कर रहे थे बेटे हम R से। दूसरी चीज फिर पढ़ के आए हम धारिता, याद करो धारिता, और किससे प्रेजेंट कर रहे थे उसे हम C से। तीसरी चीज हम पढ़ गए पता क्या, प्रेरकत्व, स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व, और वो होता था हमारा L। बिल्कुल सही। अब ये तीनों के तीनों ना एक तरह से रुकावट है, तुम्हारी ठेठ भाषा में समझाऊंगा कैसे है सर जी रुकावट। देखो प्रतिरोध का सिंबल क्या आता हमारे पास, देखो ऐसा है, इस टाइप से, ये रेजिस्टेंस का सिंबल था। धारिता का देखो कुछ ऐसा था, ये और ये अब ऐसा है, सी का सिंबल, ठीक है। दूसरा स्व प्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व का सिंबल क्या था हमारे पास, देखो ऐसे कोइल के रूप में, कोइल होती है ये ऐसे, क्योंकि कोइल पढ़ी हमने, ये था एल का सिंबल, ठीक है। तीन चीजें हैं ये। अब देखो एक बार बताओ, तुम सिंपल आ रहे ऐसे, अगर ये रास्ते में ना होते रुकावट नहीं आती, क्यों, तुम ऐसे है, फिर देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, स्पीड कम तो रुकावट। इधर तुम ऐसे आए एकदम गड्ढा आ गया, गड्ढे ही आ गए हो तो पता करंट ऐसे जाएगा, ऐसे इधर पूरे को चार्ज करेगी, अब प्रेरण के कारण दूसरे पे चार्ज आएगा, भाई इस हल्ले से पॉजिटिव इस पे निगेटिव, फिर प्रेरण के कारण इस हिस्से पे क्या आएगा निगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो पहले ये चार्ज होगा फिर प्रेरण के कारण ये चार्ज, तो रुकावट तो आई चार्ज करने के लिए, रुकावट आई नहीं आई। तीसरा अब कहानी क्या हो रही,
तीसरे वाले केस में एल वाले में सीधा जाना था, लेकिन क्या करा, यूं घूमे फिर यूं घूमे। कहानी क्या हो रही है तुम्हारी यार, ये भी तो रुकावट ही है। रुकावट नहीं आ रही है, पहले सीधे चले जाती इफरा, पहले सीधे चली जाती, अब साइकिल को कभी यूं घुमा, कभी यूं घुमा, कभी यूं घुमा। सर खम्बो ही कहाँ पागल बना रखा, रास्ता यहीं घुमा रहे, सीधे ना काट देते। तो क्या है सब, ये रुकावट है। 3 पढ़े हमने, तीनों के तीनों कंबाइंड है चैप्टर। ठीक है, तो देखो आर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, V इक्वल टू होता है आई आर, होता है आई आर। मैं इसकी परिभाषा भी लिखता हूं छोटी छोटी सी, तब समझ में आएगी तुम्हारी। क्या, जब परिपथ में रुकावट केवल आर के कारण हो तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रा क्या था बेटे, ओम। सबका ओम ही हो रहेगा प्रतिरोध, ये भी रुकावट ही है सब, ये भी। तो जब परिपथ में रुकावट केवल आर के कारण हो तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आपने पढ़ रखा V इक्वल टू आई आर, पढ़ रखा ना आई आर, तो V आर इक्वल टू आई आर, सिंपल। वी आर इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला जो हमारे पास था। दूसरा, जब परिपथ में रुकावट केवल C यानी कि धारिता के कारण हो तो उसे धारितीय प्रतिघात, और ऐसा प्रेजेंट करते हैं XC से, कहते हैं। बढ़िया सिंबल है यो। और ये बन जाएगा VC इक्वल टू आई XC। ध्यान दोगे बेटे, V इक्वल टू आई आर, V की जगह VC लग गया, I एज इट इज, R की जगह क्या लग गया, बस XC। इसे प्रेजेंट करते हैं XC से, प्रेजेंट करते हैं XC से, और इसे बोलते हैं प्रतिघात। इधर जब रुकावट किसके कारण होगी, जब परिपथ में रुकावट केवल L के कारण हो तो उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। और प्रेरण प्रतिघात का फॉर्मूला होता है XL, और ये हमारे पास ऐसे बनेगा, देखो VL इक्वल टू आई XL। समझ आ रही बातें, ठीक है। आप इसे पहले ही बढ़िया तरह से डिफाइन करिए। इसका मात्रक होता है ओम, सबके मात्रक ओम है इनके, ओम। इसका मात्रक भी ओम, इसका भी ओम, इसका भी ओम। यार है तो रुकावट ही है, बस नाम दे रखे अलग अलग। ये रुकावट ब्रेक रो वाली है, ऐसे वाली। ये रुकावट चार्ज होगा, इधर उधर घूमेगा, फिर दूसरे पे चार्ज करेगा, दब जाएगा। और यो घूमने वाली, चक्कर काटने वाली, है तो रुकावट सारी है। ये से आप पढ़े आए। अब इसका एक नया फॉर्मूला है, वो होता है हमारा XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा को मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं। C धारिता है, XC धारितीय प्रतिघात है। या हम ये भी बोल सकते हैं, या XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा की जगह 2 पाई F इंटू C, ये भी बना सकते हो आप, ठीक है। या क्योंकि आप पता है आपको कि जो ये होते हैं हमारे ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई F, ठीक है। ये इसका एक और फॉर्मूला है। इधर बात करेंगे, ऐसे इधर होगा XL इक्वल टू ओमेगा L होता है। सर ये ऊपर ये नीचे क्या चक्कर है, आगे डिफाइन होगा आपका, डेरिवेशन में डिफाइन हो जाएगा कि ये ऊपर चलता है नीचे चलता है, एक दूसरे टक्कर पे चले, ये कटी पे। ये नू कहेगा मैं इधर को जाऊंगा, तो नू कहेगा मैं इधर को जाऊंगा। अब प्रतिरोध तो बेचारा कुछ कहने का ही नहीं, देखिए तुम दोनों बराबर चलेंगे, कह लो कोई बात नहीं, तो उधर जा मैं बीच में को जाऊंगा तुम्हारे, ये प्रतिरोध चलेगा। XL, अब XL इक्वल टू क्या बन जाएगा यार, 2 पाई F इंटू में L।
इसे बोलते हैं प्रतिघात। ठीक है, सबके मात्रक ये सिंपल है। जब परिपथ में रुकावट आर के कारण होगी तो उसे प्रतिरोध बोल देंगे, जब परिपथ में रुकावट सी के कारण होगी तो धारतीय प्रतिघात बोल देंगे। इसे एक्सी से प्रेजेंट करेंगे, एक्स इक्वल टू होता है 1/ω/c या 1/2πf × c। तीसरा हम क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे प्रेरण के कारण। प्रेरण के कारण क्या होगा, जब परिपथ में रुकावट केवल एल के कारण हो तो उसे बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं उसे, प्रेरण प्रतिघात। और इसका फॉर्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा, एक्सएल इक्वल टू 2πfLB से हम लिख सकते हैं। सभी का मात्रक क्या होता है, ओमेगा होता है। सभी के विमेय सूत्र जो आर के होते हैं वही विमेय सूत्र इसके होते हैं। ये वर्क आपके लिए है। अब ये केवल रुकावट आ रही, ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी कहानी, 1 सेकंड की। क्या कि मान लो विशाल की एक बंदे से लड़ाई होगी, उसने एक थप्पड़ ऊपर मार के भेज देगा से चल भाई। अब 2 से होगी, 2 से होगी तो बढ़िया चंटेंगे इसकी धाई, और 3 से ही होगी तो वहीं खड़ा कर लेंगे, अल्लाह जान नहीं देना आज, प्रतिबाधा लगा देंगे। फिर तो क्या लगा देंगे, प्रतिबाधा, बिल्कुल रुकावट तकड़े वाली। क्या लगा देंगे, तकड़े वाली। आज जिंदा ना जान देने के भाई, जाहिर सी बात है। तुम्हें बता, तुम्हारे रास्ते में 3 आ गए तो तुम एक को पार कर लोगे, दूसरे को अब यो भी पार करूं, अब तीसरे पार करूं, तो तुम क्या, हम जतते ही नहीं, बस अब ले मैं जतता ही नहीं अब। तो सुनो, ऐसे भी कहानी आ जाती है, पता क्या वो, अब तीनों के कारण आ जाएगी तो बोलते हैं प्रतिबाधा। देखो प्रतिबाधा, वो देखी तुमने मूवी भूल भुलैया, इन मंजू लेखों को प्रतिबाधा हुई है, तो क्या हुई है, इन प्रतिबाधा हुई है, अक्षय कुमार बोलता है। तो प्रतिबाधा यानी कि रुकावट। तो प्रतिबाधा को जेड से प्रेजेंट करते हैं, पता क्या, जब परिपथ में, जब परिपथ में रुकावट तीनों, या हम ऐसे बोल सकते हैं 2 या 2 से, 2 या 2 से अधिक, अर्थात तीनों आर, एल तथा सी के कारण हो तो इस रुकावट को क्या कहते हैं विशाल, प्रतिबाधा। जान नहीं देने का बिल्कुल भी, प्रतिबाधा जेड कहते हैं। और जेड के फॉर्मूले हम बहुत सारे देखेंगे, फिलहाल जेड इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो V/I, VRMS अपॉन में IRMS। पता कहां से आया, R बराबर V/I नहीं होता क्या, तो कुल के लिए जेड बराबर VRMS अपॉन IRMS, या दूसरा जेड इक्वल टू V0 अपॉन में I0। अरे V इक्वल टू IR नहीं होता क्या, वहां से आया R बराबर V/I से। या तो आप ये रख दो या ये रख दो। क्यों, अगर VRMS अपॉन IRMS की कहीं से वैल्यू उठा के रखोगे, सब कटकुटा के V0 अपॉन I0 बच जाएगा। इसका मात्रक भी सेम होता है। ठीक है, करिए नोटिस।